Hello all. I welcome you all on behalf of Vidhigya, your best pal for CLAT preparations. Here at Vidhigya, we have come up with a unique initiative wherein we will be discussing a series of sessions and doing 360-degree analysis of those topics which are very relevant and which are very prominent as far as CLAT 2021 exam is concerned. So for today, our topic for the discussion is blocking of the Suez Canal. Yes, the blocking of the Suez Canal. It was recently in news, and I would just like to tell you that if you look at, if you have seen my previous videos as well, uh, in the CLAT 2020 actual exam paper, I had already told you 4 out of 7 passages were those which had a direct or indirect relation to India in terms of international news, right? Or international relations, if I say. This topic is also of that nature only. If I take an example of like passage number 7, that was US Israel Palestine deal which it was talking about, या फिर अगर मैं बात करता हूँ जो इंडिया नेपाल रिलेशन की है, या दिस टॉपिक इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज कहीं ना कहीं इसका ऐसा नहीं है कि इंडिया से रिलेशन नहीं, इंडिया का रिलेशन है बट कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है। और इस पूरे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 6 से 7 देश, 6 to 7 कंट्रीज इस पूरे इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसी वजह से दिस टॉपिक is also very important and prominent as far as examination point of view, that is CLAT 2021. Now I'll just go through the table of content कि अपन किस तरह से इस टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इनिशियली we'll just have a look कि why this particular thing was in news, then through some pictures and through some pictures we'll just try to know कि किस तरह से वो शिप जो है, जो जाइंट कंटेनर शिप है वो ब्लॉक हो गया था। फिर विल जस्ट हैव ए लुक एट सुएज कैनाल, क्या है ये, कब स्टार्ट हुई थी, उसकी थोड़ी सी बैकडेटेड हिस्ट्री, और फिर अभी उसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स, राइट, उन सबको अपन स्टडी करेंगे एंड एट लास्ट एक बहुत अच्छा क्विज है वो अपन उसको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव अहेड. So we had started on a positive note and we'll keep that same momentum going. So a quote for you, that is arise, awake and stop not till the goal is reached, by Swami Vivekanand ji. Let's start. So on 23rd of March, what had happened? A giant container ship by the name Ever Given. The name of the ship is Ever Given. The ship got aground in the Suez Canal. Okay, the ship was going from Taiwan, China to Netherlands, and in the route there was Suez Canal. और जहां पे वो जाके क्या हो गई, अग्राउंड हो गई। अग्राउंड का मतलब क्या हो गया कि द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जायंट शिप जमीन पे टच हो गया, राइट। तो उसी वजह से इट वाज नॉट एबल टू मूव। उसके क्या रीजंस है वो अपन सब पढ़ेंगे कि किस वजह से, कोई टेक्निकल फेलियर था या कहीं हवा तेज चली या और कोई रीजन था, दैट विल स्टडी। ठीक है, 23rd of March को जैसा मैंने आपको बताया ये हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है, सुएज कैनाल को, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट वाटरवेज। क्लियर? हाँ, इसको वहां से कब निकाला गया? 6 दिन की मशक्कत थी। 23rd of March को इंसिडेंट हुआ था सुएज कैनाल में, और 29th of March को बहुत सारी ये बेसिकली इजिप्ट में आता है ये सुएज कैनाल। तो वहां पे काफी प्रोसीजर करके, काफी उसको नीचे से सैंड को डिग करके और बहुत सी टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स यूज करके कहीं ना कहीं 6 दिन का समय लगा इस बड़े जायंट कंटेनर शिप को वहां से निकालने में या हटाने में। और इसकी वजह से लगभग 400 शिप्स को नुकसान हुआ, बिकॉज ऑन एन एवरेज वहां पे पूरे दिन की अगर मैं बात करूं 52 शिप्स ऐसे निकलते थे। तो अगर मैं 6 से 7 दिन की ऐसे बात करूं तो 400 शिप्स को इसने कहीं ना कहीं क्या करा, इफेक्ट किया है। क्लियर है? ये न्यूज में था। अब अपन इसको थ्रू सम मैप्स कि ये सुएज कैनाल क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी हो सकता है बट उसके बारे में समझते हैं कि ये क्या करता है सुएज कैनाल। उसके पहले मैं आपको बता दूं कैनाल क्या होता है। कैनाल बेसिकली एक मैन मेड, आप कह सकते हो कि मतलब इट्स नॉट नेचुरल, ये इंसानों द्वारा ही बनाई गई होती है कैनाल। इट्स आर्टिफिशियल, राइट। कैनाल ओशियन को कनेक्ट कर सकती है, सी को कर सकती है, रिवर को कर सकती है। क्लियर है? अब मैं बता दूं सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस। हाँ, ये शिप है, ये ताइवान से चला, ठीक है, और जाना कहां तक था, नीदरलैंड। जैसा मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सुएज कैनाल रास्ते में पड़ता है,
स्वेज कैनाल की लेंथ अगर मैं बात करूं तो इट्स अराउंड रफली अराउंड 193 किलोमीटर्स, राइट? तो अगर वी हैड टू रूट इधर टू गो थ्रू सुएज कैनाल, तो दैट इज इन येलो, ये जो यहां पे ये जो रूट दिख रहा है अपन को, और वी कैन टेक एन ऑल्टरनेट रूट। ऑल्टरनेट रूट कौन सा है? केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका से होता हुआ, नीचे से होता हुआ वो रूट जाता है। बट सुएज कैनाल से अगर इफ यू आर गोइंग टू नीदरलैंड द सेम रूट, दैट इज कितना समय लगता है? 25.5, 25.5 दिन लगते हैं, और डिस्टेंस है 10,000 नॉटिकल माइल्स। कितना है? 10,000 नॉटिकल माइल्स, विच इज रफली अराउंड 18,520 किलोमीटर। बट वही, अगर ये क्योंकि ये ब्लॉकेज हो गया था या अपन को काफी शिप्स को ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ा, तो वो डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया? 13,500 नॉटिकल माइल्स, मतलब 3,500 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस बढ़ गई, विच इज रफली अराउंड। और अगर मैं बात करूं डिफरेंस का कि स्वेज कैनाल से जा रहे हैं या केप ऑफ गुड होप से जा रहे हैं, तो 6,500 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ जाता है, और विच रफली टुक अराउंड 8.5 days, सॉरी 9.5 days, 9 days वी कैन से। तो ये डिफरेंस आ जाता है अगर अपन, इफ यू आर टेकिंग द रूट ऑफ स्वेज कैनाल और वी आर टेकिंग द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप थ्रू साउथ अफ्रीका बाय गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन, दैट इज नेदरलैंड ओनली फ्रॉम ताइवान और चाइना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में विल ट्राई टू लुक एट कि वो शिप किस तरह से, अब मैं आपको बताता हूं शिप के बारे में। वो शिप की जो लंबाई है, दैट इज लेंथ है, दैट इज 400 मीटर्स। कितनी है? 400 मीटर लंबाई है, लेंथ। और सुएज कैनाल की जो विड्थ है, चौड़ाई जो है सुएज कैनाल की, दैट इज 225 मीटर्स ओनली, राइट? लेंथ जो है शिप की एवर गिवन की, दैट इज 400 मीटर्स, और जो सुएज कैनाल का जो विड्थ है, दैट इज 225 मीटर्स ओनली। तो ड्यू टू विंड, हवा तेज चलने की वजह से क्या हुआ कि दैट पर्टिकुलर शिप गॉट टिल्टेड, और वो थोड़ा सा डायगोनली शिफ्ट हो गया। किस तरह से हो गया वो मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज बेसिकली द विड्थ इज 225 मीटर्स, राइट? और ये अगर मैं लेंथ की बात करता हूं स्वेज कैनाल की, इसकी नॉट स्वेज कैनाल, शिप की एवर गिवन की, दैट इज 400 मीटर्स। तो कोई भी शिप है, स्ट्रेट ही चल रहा था, बट ड्यू टू एक्सेसिव विंड वो क्या हो गया? थोड़ा सा हिला, और हिला तो उसने बिल्कुल क्या कर दिया? सुएज कैनाल के रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, बिकॉज का जो बेस जो था वो अग्राउंड हो गया, और वो कहीं ना कहीं हिल ना सका, और बिल्कुल वो वहां पर धस के या फंस के रह गया। इसी वजह से जो इतना बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट वाटरवेज है, उसको कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जितने भी दूसरे शिप्स आ जा रहे थे वो ब्लॉक हो गए। क्लियर है? अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ थ्रू डेट्स, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया 23 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ था, और 29 मार्च को वहां से उस पर्टिकुलर शिप को एवर गिवन को निकाल लिया गया था। ये पूरी स्टोरी चल रही है। 21 मार्च का ये भी चल रहा है। नॉर्मल जो रूटीन है कोर्स, शिप्स आ रहे हैं जा रहे हैं। यहां पे अपना एवरग्रीन शिप क्या है? आया। अब 23 मार्च को आगे जाते जाते यहां पे ये अपन देखेंगे, तो यहां पे क्या कर दिया इसने? ब्लॉक कर दिया था। एवर गिवन शिप ने यहां पे क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया था, और वो ब्लॉक करने की वजह से क्या हो गया? वो पूरा रास्ता जाम हो गया, और शिप्स वर नॉट एबल टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर वाटरवे, दैट इज सुएज कैनाल। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल कि कंपनी कहाँ की थी, कहाँ रजिस्टर्ड थी, इंडिया का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशन है इसमें, तो अपन वो भी समझते हैं। तो शिप का नाम क्या था? एवर गिवन, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा। बट कंपनी का नाम एवरग्रीन, डोंट गेट कंफ्यूज। द नेम ऑफ द शिप वॉज एवर गिवन एंड द नेम ऑफ द कंपनी वॉज एवरग्रीन, विच इज ए ताइवानीज कंपनी। क्लियर? विच वॉज रजिस्टर्ड इन पनामा। पनामा पनामा एक देश है, और पनामा में रजिस्टर करने का फायदा, बिकॉज एक टैक्स हेवन कंट्री है, और कहीं ना कहीं काफी काफी टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो उसी वजह से उसको रजिस्टर करने का एक रीजन हो सकता है। और ये रिसेंटली बिल्ट 2018 का ही शिप है एवर गिवन, इसका भी ध्यान रखें। ओनर शोई काइजन काइशल लिमिटेड, जापान, ओनर जापानीज है, और कंपनी ताइवान की है।
एवरग्रीन नाम की, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था, चाइना ताइवान से निकला और नेदरलैंड के लिए वो शिप पर्टिकुलर एवरगिवन जा रहा था। लेंथ मैंने आपको बताई 400 मीटर्स, और जो शिप की जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, सुएज कैनाल की चौड़ाई दैट वाज 225 मीटर, बट शिप की जो चौड़ाई थी दैट वाज 59 मीटर्स। शिप की अगर कैपेसिटी की बात करूं, इट हैज द कैपेसिटी टू कैरी 20,000 20 फीट कंटेनर्स। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 20 फीट के 20 फीट के 20,000 कंटेनर्स उस बड़े लार्ज जायंट शिप में आ सकते थे। एक चीज और बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े शिप में नहीं आता है, इससे बड़े शिप्स भी काफी है। और अगर कैनाल की बात करूं, सुएज कैनाल, वो वर्ल्ड में 12th सबसे बड़ी कैनाल मानी जाती है, जिसकी लेंथ लगभग 193 किलोमीटर है। और वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी कैनाल नंबर 1 पे जो आती है दैट इज चाइना में है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनाल, जिसकी जो लेंथ है दैट इज रफली अराउंड 1776 किलोमीटर, 1776 किलोमीटर रफली है, जो बीजिंग से लेके हैंगआउ तक जाती है। 1776, दैट इज 1776 किलोमीटर, जो चाइना में। नाम क्या है? ग्रैंड कैनाल। इंडिया का रिलेशन ये है कि जितना भी क्रू जो था वो इंडियन था। 25 जने थे उस क्रू में और सारे के सारे इंडियन थे। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लेते, शिप वगैरह के बारे में, कि कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इस वर्ल्ड ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस रूट के थ्रू, सुएज कैनाल के थ्रू पास होता है। तो सुएज कैनाल से 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो पास होता है। 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर एवर गिवन शिप के थोड़े से टिल्ट होने की वजह से और उस रोड को ब्लॉक करने से कितना नुकसान हुआ होगा। काफी चीजें, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और भी काफी इफेक्ट्स आए। बहुत से लोगों को ऑल्टरनेट रूट, और जिसका अपने समझा कि लगभग 9 से 9.5 दिन का डिफरेंस जो पड़ जाता है, 8 8.5 दिन का डिफरेंस जो पड़ जाता है, वो हो गया। प्लस डिस्टेंस कहीं ना कहीं काफी बढ़ जाती है, 3500 नॉटिकल माइल्स उसमें डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ती है। एंड इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 30% ऑफ ग्लोबल कंटेनर शिप्स ट्रैफिक ईच डे। और वहां से ऑन एन एवरेज पर डे 52 कंटेनर शिप्स ऐसे पास होते हैं। क्लियर है? यहां पे इसका कंपैरिजन भी दे रखा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी। बेसिकली क्या है, इसका लेंथ जो अपन ने देखा कि इसकी लंबाई 400 मीटर्स है, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो यूएस में है, काफी बड़ी बिल्डिंग, वो 1900s की बिल्डिंग जो है पुरानी, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है दैट इज 443 मीटर्स। एक बेसिकली कंपैरिजन दे रखा है विच इज नॉट सो रिलेवेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अपन समझते हैं सुएज कैनाल के बारे में, क्या है सुएज कैनाल की हिस्ट्री के बारे में, एंड विच इज फॉलोड बाय अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट, एंड एट लास्ट विल जस्ट हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू सुएज कैनाल क्राइसिस और द ब्लॉकिंग ऑफ द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल क्राइसिस, जैसा मैंने आपको बताया, 23 ऑफ मार्च कहां पे हुआ था ये? इजिप्ट में। सुएज कैनाल कहां पे? इजिप्ट में है। इसका भी मैं स्टोरी बताऊंगा। 1956 से इजिप्ट के पास इसका आधिपत्य है, मतलब ओनरशिप है नेशनलाइजेशन होने के बाद। उसके पहले किसके पास था? यूके, फ्रांस। और ये बना कब था? 1869। वो सब अपन कवर करेंगे। इस ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था। क्लियर? और इसकी वजह से जो शिप्स है, क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी लेंथ 400 मीटर्स है और जो विड्थ है सुएज कैनाल की 225 मीटर्स ही, तो कहीं ना कहीं जो रोड है वो ब्लॉक हो गया, राइट। तो जो दूसरे शिप्स थे वो आ जा नहीं पा रहे थे। इसका कॉज क्या बताया गया? इट वॉज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग हिट बाय सडन स्ट्रॉन्ग विंड। कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है, राइट। स्ट्रॉन्ग नेचुरल किसी के हाथ में नहीं था, और सडन स्ट्रॉन्ग विंड, एकदम तेजी से हवा चली, उसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा वो जहाज टिल्ट हुआ, और टिल्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो अग्राउंड हो गया और वो ब्लॉक हो गया। क्लियर? और दिस वाज द लार्जेस्ट वेसल एवर टू गो अग्राउंड इन द सुएज कैनाल। क्लियर है? ये अपने सुएज कैनाल की क्राइसिस 23 ऑफ मार्च को हुआ, 29 ऑफ मार्च को वो सही हो गया। और उसके बीच में और क्या क्या चीजें हुई, ये कितना बड़ा सुएज कैनाल, कितने ट्रक, कितने कंटेनर्स डेली पास करता है, वो सब अपन ने समझा। क्लियर है? क्राइसिस रिजॉल्व 29 ऑफ मार्च को ही, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 6 दिन का समय लगा था।
और इसकी वजह से ऑन एन एवरेज जो अपन ने देखा था 52 शिप्स डेली एवरेज पास होती है, तो ओवरऑल इसने कितने शिप्स को इफेक्ट किया था? 400 शिप्स को। आप सोचिए, एक जहाज की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से 400 शिप्स को कहीं ना कहीं क्या किया है? इफेक्ट किया है। और फिर इसके रिपरकशंस क्या हुए कि सुएज कैनाल के जो चीफ है उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी वजह से काफी हमको दिक्कत हुई। दिक्कत तो होनी है बिकॉज उसको बाहर निकालना, प्लस जो ट्रैफिक हुआ, कहीं ना कहीं अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हुई। तो सुएज कैनाल के चीफ जो है उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब एक सेटलमेंट, एक जितना भी उनको इश्यूज हुए उसकी वजह से एक फाइनल सेटलमेंट की बात करी उन्होंने विद द कंपनी दैट इज शोई काइजन काइशन लिमिटेड, जो अपन ने बात करी। और कितना अमाउंट डिमांड किया? दैट इज $1 बिलियन इन कॉम्पनसेशन। और उस कॉम्पनसेशन मांगने का रीजन दैट वाज साल्वेज ऑपरेशन। साल्वेज बेसिकली यू कैन से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो उन्होंने उसको निकालने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो चीजें करी उन 6 दिन के समय में, उन सब का जो कॉस्ट हो गया, प्लस स्टॉल ट्रैफिक जो वहां पे अटका हुआ रहा, क्योंकि वो इट वाज कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी ना, दोनों को, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत। और लॉस ट्रांसिट फीस बेसिकली क्या होती है? यू कैन से टोल टैक्स। अगर आप वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी डिस्टेंस कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कंटेनर शिप अगर पास हो रहा है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो उन सब का नुकसान करते हुए जो कंपनी है, उन्होंने ये सोचा, सुएज कैनाल का चीफ है, हेड है, उन्होंने बोला कि $1 बिलियन का कॉम्पनसेशन हमको कंपनी से चाहिए। और हम ऐसा चाहते हैं कि ये कॉम्पनसेशन मतलब बिना किसी लीगल सूट के या बिना किसी केस के हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही ये हो जाएगा तो बेटर रहेगा। क्लियर है? क्राइसिस समझ आई कब हुई, कैसे हुई, और क्या कारण रहे, कितना बड़ा शिप है और कितनी बड़ी कैनाल है। 29 मार्च का अपन ने समझा कितनी शिप्स अफेक्टेड हुई, फिर इसके ओनर ने कितना कॉम्पनसेशन डिमांड किया, जो जो भी इश्यूज इसके बीच में हुए, और उसके रीजंस भी है, साल्वेज ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ स्टॉल ट्रैफिक एंड लॉस ट्रांजिट फीस। आगे बढ़ते हैं। अबाउट सुएज कैनाल। सुएज कैनाल ये जैसा मैंने आपको बताया कहाँ पे है? आर्टिफिशियल कैनाल, मैनमेड है, कोई नेचुरल नहीं है, इजिप्ट में है। और विच कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। इसका ध्यान रखें, मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। और डिवाइड किसको करता है? एशिया और अफ्रीका को। इसको नोट कर लें। क्लियर? इजिप्ट में है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, और डिवाइड किसको करता है? अफ्रीका और एशिया को। और इसको मेंटेन कौन करता है? इजिप्ट की है स्वेज कैनाल अथॉरिटी, दैट इज एससीए। उसी के चीफ ने वो चीज बताई थी कि $1 बिलियन का कॉम्पनसेशन हमको चाहिएगा। फिर एक अंडर कॉन्वेंशन है कॉन्स्टेंटिनोपॉल का 1888 का, कि ये कब 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 किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकती है। ये थोड़ी सी बैकडेटेड हिस्ट्री है जो अपन आगे और पढ़ने वाले हैं, बट ये अपने क्लैट के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने डाल दी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये किस पर्पस के लिए इस कैनाल को पर्टिकुलरली बनाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये नाम आया फर्दिनेंड डी लेसेप्स, जो क्या थे? एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे। इन्होंने क्या किया था? स्वेज कैनाल कंपनी बनाई थी। और जिसने कब स्वेज कैनाल बनाना स्टार्ट किया था? 1859 में। और लगभग 10 साल का समय लगा था, और 1869 में ये स्वेज कैनाल कंप्लीट हुई थी। क्लियर? यही वो आदमी है जिसने पनामा कैनाल भी बनाई, यूएस वाली, जो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वॉर 1914 वो कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर यूएस ने बाद में उसको कंप्लीट किया। तो दिस इज द गाय फर्दिनेंड डी लेसेप्स, फ्रेंच डिप्लोमेट। हाँ, जैसा कि मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि 1956 जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है, राइट? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वगैरह जो अपन ने पहले पढ़ रखा है दूसरी सेशंस में। इन द सेम वे नेशनलाइजेशन कि ये इजिप्ट के पास रहेगा, वो कब हुआ था? इस सुएज कैनाल का 1956 में। इसके पहले ये किसके ओनरशिप में या आधिपत्य में था? दैट वाज यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ये लिखा है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ये थोड़ी सी बैकडेटेड हिस्ट्री है रिगार्डिंग सुएज कैनाल। कब नेशनलाइज हुआ? 1956 में। ये दे रखा है आपको। इट्स लेंथ ऑलरेडी मैंने बताया 193.30 किलोमीटर्स, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नहीं है, वर्ल्ड की 12th सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है? ग्रैंड कैनाल, जो चाइना में। क्लियर है? और कितना इससे मतलब डेली पास होता है गुड्स? वर्थ बताइए, मतलब अमाउंट $9.6 बिलियन, और जिसमें 5.1 वेस्ट बाउंड है, और रिमेनिंग जो $4.5 बिलियन है वो ईस्ट बाउंड है। क्लियर है?
इससे अब इस स्लाइड से अपन को ये समझ में आया कि किसने स्टार्ट करी, किसने बनाया, कब स्टार्ट हुआ इसका बनना, 1859 में, 1869 में कंप्लीट हुआ। पहले किसके पास में इसकी ओनरशिप थी, दैट वाज यूके एंड फ्रांस। उसके बाद में नेशनलाइजेशन होने के बाद किसके पास, इजिप्ट के पास का ओनरशिप आ गई। और किसने किया था ये, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, क्या नाम था, गमेल अब्देल नासिर। इसको भी नोट कर लें, गमेल अब्देल नासिर। 1956 ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उस समय नेशनलाइजेशन हुआ था और इजिप्ट के पास में इसकी ओनरशिप आई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। सुएज कैनाल ने उसी के पास में थोड़ा सा एक्सपांशन किया है कैनाल का, अगस्त 2015 में, राइट। थोड़ा सा और उसने आगे बढ़ाया। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है या सुएज कैनाल है, एक बहुत क्रूशियल लिंक है या एक रोड है अपन कह सकते हैं, किसके बीच में, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो बीइंग शिप्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए इसमें ऑयल, नेचुरल गैस, कार्गो बीइंग शिप्ड काफी मात्रा में, जैसे अपन ने देखा इतने बड़े बड़े कंटेनर्स और 400 शिप्स को अगर वो इफेक्ट कर रहा है, तो वी कैन सी द क्वांटम एंड वी कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैनाल, राइट। इसके अलावा यूरोप, एशिया, ये भी ठीक है, मेजर शॉर्टकट है। जैसा अपन ने केप ऑफ गुड होप वाला जो देखा था कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी कनेक्ट करने के लिए एशिया अफ्रीका के लिए, ये यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है रफली अराउंड 10 to 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है थ्रू वाटरवेज, ये कनेक्ट करता है, क्या, सुएज कैनाल। क्लियर है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में अपन ने जाना कि एक्सपांशन के बारे में थोड़ा सा, क्रूशियल कहाँ कहाँ पे ये मतलब ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में, फिर कितना परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दैट इज 10 to 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वाटरवेज, वो कहीं ना कहीं सुएज कैनाल ट्रैफिक से पास होता है, राइट। और इसके अलावा अपन ने ऑलरेडी 9.6 बिलियन डॉलर्स का पढ़ लिया था, कितना इंपॉर्टेंट, उसमें 5.1 बिलियन डॉलर्स वेस्ट वे और 4.5 जो रिमेनिंग था वो ईस्टर्न साइड से था वो। क्लियर है। यहाँ पे सुएज कैनाल का टॉपिक, हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुआ था, किस तरह से वो चला था, वो अपन ने पूरा डिस्कस किया। ये कुछ कमर्शियल्स भी आए थे बीच में, बहुत प्रोमिनेंट थे, अमूल का स्पेशली, और एक ये बर्गर वाला है, हैम बर्गर वाला, तो ये दोनों कमर्शियल्स भी, तो अपन ने इसको इंसर्ट कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ सुएज कैनाल। और जैसा मैंने आपको बोला था कि एक क्विज भी अपन रखेंगे, तो अपन क्विज की तरफ बढ़ते हैं। इट्स टाइम फॉर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, name the container ship which got aground on 23rd March and blocked the Suez Canal traffic. ऑप्शंस गिवन है, एवर गिवन है या एवर ग्रीन है, कंटेनर शिप की बात कर रही है, यस, ऑप्शन नंबर सी, एवर गिवन। डोंट गेट कंफ्यूज, द नेम ऑफ द शिप वाज एवर गिवन बट द नेम ऑफ द कंपनी वाज एवर ग्रीन, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, द सुएज कैनाल कैरीज मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड and the worldwide cost of the blockage has been estimated at up to $10 billion a day. Which of the following has been replaced by one? तो अभी लास्ट 2 पीपीटी के पहले ही अपन ने पढ़ा था, प्रीवियस पीपीटी के पहले, कि अराउंड 10 to 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो मोर देन पूछ रहा है, तो इट्स आंसर इज बट ऑब्वियस, दैट इज 10%, मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इट कंप्राइजेस ऑफ। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following statement is incorrect? कौन सा गलत है? The Suez Canal separates Asia from Africa. The Suez Canal provides a crucial link for oil, natural gas and cargo being shipping from west to east. ध्यान रखें, अभी जो अपन ने पहले पढ़ा था इसके बारे में, ईस्ट टू वेस्ट था, यहाँ वेस्ट टू ईस्ट उल्टा रहा है। इनकरेक्ट पूछा है। The Suez Canal connects Red Sea and Mediterranean Sea. और fourth is all are correct. So the correct answer is option B, that is it provides a crucial link for oil, natural gas and cargo being shipped from east to west, not west to east. Clear? Now we'll have a look at question number 4. Question number 4 says that which of the following statement is incorrect? Again it is asking about the incorrect option about the ship which got stuck in the canal. First, the length of the ship was 400 meters. बिल्कुल सही है। Width कितनी है? 59 meters, याद है। Second, the ship was suspected of being hit by sudden strong wind. कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, sudden strong wind.
जैसा अपन ने देखा था वही हुआ। थर्ड, द शिप वेंट अग्राउंड ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर, इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, जैसा अपन ने ऑप्शन बी में देखा, एक सडन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो हुआ। और क्वेश्चन इनकरेक्ट की बात कर रहा था, तो डेफिनेटली बट ऑब्वियस है कि आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सुएज कैनाल वाज ओपन्ड? हिस्ट्री जब अपन ने देखी थी, फ्रेंच डिप्लोमेट 1859 में स्टार्ट किया था, 1869 में कंप्लीट हुई थी। कंप्लीशन के बाद ही कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होगी, तो करेक्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज इन द ईयर 1869। क्लियर है? नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is incorrect? The question is asking about the incorrect option. The canal is owned and maintained by the Suez Canal Authority, that is SC of Egypt. बिल्कुल सही है, correct है. Suez Canal was nationalized in the year 1956 by then President of Egypt, Abdul Nasser. सही है. Third, Egypt opened a major expansion of the canal in August 2015, which deepens the main waterways and providing ships with a parallel 22-mile channel. ये भी अपन ने recent जो updates, recent developments में पढ़ा था, बिल्कुल सही है. तो question is asking of the incorrect option. तीनों option, all the three options are correct. So the correct answer of this is option D. So with this, we are done with this topic, and I hope I'm able to provide a good overview of this particular topic, which will eventually help you in getting a better understanding of this particular topic, and which will eventually help you in you know solving questions if this particular topic comes into the exam. And as I had already told you, this is a very important topic, and that's why we have taken this particular topic into account. With this, again, we'll see a quote, that is, don't count the days, make the days count. So time is of essence now for all of us, and it's high time for us that we should be positive and provide the best of our efforts to, and we should be geared up for the exams. So with this, I conclude my session. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidhya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more study material, you can go on the description and you will find the content. That's all from my side. Thanks for watching.